बात उस समय की है, बीएड करने के बाद मेरा बीटीसी मतलब बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में सिलेक्शन हो गया। बस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद तुरंत किसी भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग हो जाती। मैं बहुत खुश हुई कि चलो अब नौकरी तो पक्की हो गई। लेकिन एक समस्या आ गई कि जहां मैं रहती थी उस जगह ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। अब इस उधेड़बुन में थी कि जाऊं कि ना जाऊं। फिर पापा बोले, कोई बात नहीं बेटा, 6 महीने की ही तो बात है, मेरे जान पहचान के है। एक व्यक्ति उनसे बात करके कहीं ना कोई कमरा मिल ही जाएगा, और फिर 35 किलोमीटर का ही तो रास्ता है, तुम हर हफ्ते आ जा सकती हो। जब पापा ने समझाया तो मैं भी उनकी बात मान गई और बोरिया बिस्तर बांधकर निकल पड़ी। पापा और छोटा भाई छोड़ने गए। पापा ने कमरे की बात फोन पर ही कर ली थी तो उन्होंने घर साफ करवा दिया था। वो उस घर के मालिक के मुनीम थे। मकान मालिक दिल्ली में रहते थे। रोड साइड का घर था, बाहर बड़ा सा लोहे का गेट था। बगल में दीवार पर उसका निर्माण समय लिखा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। गेट खोलते ही बड़ा सा बाड़ा था और उसके बीचों बीच एक हैंडपंप लगा था। हम और अंदर आए। अंकल ने ताला खोला। आगे बरामदा और पीछे 2 कमरे, एक कमरा सामने और एक बगल में। अंकल ने मुझे सामने वाला कमरा ना देकर बगल वाला दिया, क्योंकि उसमें एक किचन और एक अटैच्ड बाथरूम था। और हाँ, एक पुराना बाथरूम तो बाड़े में ही था। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वहां रहना तो मेरी मजबूरी थी। उस समय तो मैंने वहां रहने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि और कोई ठिकाना भी ना था। अंकल बोले, बेटा ये लो चाबियां, मुझे दिल्ली जाना है। मालिक ने संदेशा भिजवाया है, कम से कम 15 दिन लग जाएंगे वापस आने में। अच्छा, अब मैं चलता हूं। और अंकल चले गए। सामान रखकर हमने खाना खाया जो मम्मी ने आते वक्त बांध दिया था, और खाना खाकर हम बाजार गए कुछ जरूरी सामान लाने। फिर पापा और भाई चले गए। मैं अकेली कमरे में थी और शाम हो गई थी। फिर सोचा सो जाते हैं। खाना देर से खाया था तो कुछ ज्यादा खाने का मन ना था, तो मैंने बिस्तर बिछाया और लेट गई। मन तो कर था कि मम्मी पापा से बात करूं, लेकिन उस समय आजकल की तरह फोन नहीं होते थे। ले दे के लैंडलाइन होते थे, वो भी गिने चुने। बस मुझे कब नींद आ गई कुछ पता नहीं चला। लेकिन आधी रात के वक्त मुझे कुछ पायल के छनकने की आवाज आई। मैंने लाइट बंद नहीं की थी। मैंने अपनी हैंड वॉच देखी तो रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। मैंने सोचा कौन है, तो मेरे कमरे के पीछे तरफ से आवाज आ रही थी। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी खिड़की खोली तो देखा पीछे एक गली है और एक घना सा बरगद पेड़ है, और उसके नीचे कोई कुआं था और एक औरत लंबा सा घूंघट किए हुए कुएं से पानी भर रही है। मैंने सोचा इतनी रात गए, कौन पानी भरता है। फिर मैंने सोचा मुझे क्या लेना देना, और मैं सो गई। आंख खुली तो चिड़ियां चहचहा रही थीं। मैंने घड़ी देखी तो सुबह 5:30 बज रहे थे। उजाला हो आया था। फिर अचानक मुझे रात वाली घटना याद आ गई। मैंने खिड़की खोली, मेरे तो होश ही उड़ गए। वहां केवल गली थी, ना तो बरगद का पेड़ था और ना कुआं। मैं परेशान। फिर सोचा शायद सपना होगा, लेकिन सपना कैसे। सुबह सुबह पानी बाथरूम में 7 से 9 आता था और शाम को आता ही नहीं था, इसलिए हैंडपंप से पानी लाना पड़ता था। मैं बाहर बाड़े में पानी लेने आई। हैंडपंप चलाकर पानी खींच ही रही थी कि गेट के बाहर आवाज आई। शायद पड़ोस में दूध वाला दूध देने आया था। दूध की जरूरत मुझे भी थी तो मैंने गेट खोला। देखा तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति आवाज लगा रहा था। मैंने उन्हें देखकर आवाज लगाई, अरे काका जरा सुनो, मुझे भी आधा किलो दूध मिल जाएगा क्या। हाँ, काहे नहीं बिटिया, उन्होंने कहा। मैं बर्तन लेकर आती हूं, मैंने उनसे कहा। मैं बर्तन लेकर लौटी तो उन्होंने पूछा, बिटिया यहां तुम्हें रहे का कौन बताया है, कौन हो, और भी तुम्हारे संग है कि अकेली हो। मास्टरनी की पढ़ाई करने आए हैं काका, और अकेले ही रह रहे हैं, मैंने कहा। और काका थोड़े परेशान हुए, कहा कल आते हैं बिटिया, अपना ख्याल रखना। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अपना ख्याल रखना। मेरे पास समय नहीं था। तैयार हुई, 4-5 परांठे बनाए, खाए और चली गई ट्रेनिंग सेंटर। रास्ते में पीसीओ दिखा तो मैंने घर पर बात कर ली। एक लड़की से अच्छी जान पहचान भी हो गई ट्रेनिंग सेंटर में। लौटते समय बाजार से कुछ सब्जियां खरीदी और आकर खाना बनाया और पढ़ने बैठ गई। रात के 10 बज गए। किताबें बंद करके मैं सो गई। अचानक मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। घड़ी देखी तो फिर रात के लगभग 2:30 बज रहे थे, लेकिन इस बार आवाजें कहीं और से आ रही थीं। मैंने दरवाजा खोला तो बगल वाले कमरे से आवाजें आ रही थीं और कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने खिड़की से देखा तो कमरा एकदम नया, रोशनी से जगमगा रहा था
और घूंघट में वही कूंगे वाली औरत थी और उसके सिर्फ हाथ और पैर दिखाई दे रहे थे जो कि बहुत सुंदर थे। हाथों की कलाइयों में लाल लाल चूड़ियां और पैरों में घुंघरू वाली पायल और एक आदमी बैठा था बगल में जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस औरत ने खिड़की की तरफ मुंह फेरा और मुझे वहां देखकर उसने अपना घूंघट हटाया तो मैं देखकर डर गई। इतना भयानक गला हुआ चेहरा, लाल डरावनी आंखें। मैं बाहर की तरफ भागी लेकिन मुझे दरवाजा ही नहीं दिखा। सब बदला बदला लग रहा था। हैंडपंप गायब था, उसकी जगह एक बहुत बड़ा फव्वारा था। मैंने उसके पानी से मुंह धोने की कोशिश की लेकिन पानी का रंग एकदम लाल खून की तरह और मैं बेहोश हो गई। सुबह दूध वाले काका की आवाज से जगी। मैं वहीं बाड़े में ही रात भर पड़ी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूध वाले काका ने मुझे परेशान देखकर पूछा भी कि क्या हुआ बिटिया, लेकिन उस समय तक मुझे खुद नहीं पता था कि कल रात जो हुआ वो सपना था या हकीकत। जैसे तैसे तैयार हुई, चाय बनाई, सब्जी रोटी बनाई और ट्रेनिंग सेंटर चली गई। वहां दिन भर बिताने के बाद शाम को जानकी, जिससे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी, मेनरी सहपाठी, उसने कहा कि उसके मकान मालिक परिवार सहित एक दिन के लिए शादी में गए हैं। बहुत बड़ा घर है, कहो तो हवेली है। मुझे अकेले डर लगेगा, आज रात मैं तेरे साथ रुक जाऊं। मैं तो यही चाहती थी। उसने मेरे मन की बात कह दी। उसने कहा कि अपने कपड़े साथ लेकर आई है और मेरे कमरे से ही सुबह तैयार होकर चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है। हम लोग सब्जियां लेकर कमरे पहुंचे। हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर खाना बनाने में लग गए। फिर खाना खाकर बर्तन धोने के लिए हैंडपंप से पानी भरा और बर्तन धोने के बाद दोनों बाल्टियां भरकर रख ली। थोड़ी देर बात करने के बाद थोड़ी पढ़ाई की। जानकी ने कहा, तू खटिया पे लेट जा, मैं नीचे चटाई पे लेट जाती हूं। बस एक तकिया और ओढ़ने के लिए एक चादर दे दे। और सोते सोते 11 बज गए। फिर रात को 2:30 बजे एक अजीब घटना हुई। मुझे लगा जानकी बाथरूम गई है और फिर पानी पीने किचन में, लेकिन वो किचन से बाहर नहीं निकली। मैं नींद में थी। बहुत देर गई तो मैंने आवाज दी, जानकी, जानकी। तो उसने कहा, सोने देना, अभी सुबह नहीं हुई है। मैंने खटिया से नीचे देखा तो वो सो रही थी, लेकिन मेरी नींद उड़ गई। अब तो मुझे उस जगह बिल्कुल नहीं रहना था। जैसे तैसे सुबह हुई। जानकी और मैं तैयार होकर ट्रेनिंग सेंटर चले आए, लेकिन मैंने जानकी से ना कुछ पूछा और ना कुछ बताया। दिन भर बीतने के बाद फिर शाम आई। आज रात तो मुझे अकेले ही रहना था। कमरे पहुंची, अनमने मन से खाना बनाया और खाकर पढ़ने बैठी, लेकिन पढ़ने में मन कहां लग रहा था। पानी पीकर मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन शनिवार था तो मैंने घर जाने की सोची। सुबह हुई तो दूध वाले काका ने आवाज लगाई। मैं बाहर आई। मुझे परेशान देखकर काका ने पूछा, क्या हुआ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं है का? फिर मैंने सारी रात वाली घटनाएं काका को बता दी। काका बोले, हम तो पहले दिन ही टोके थे कि ई घर अच्छा ना है। बिटिया, तुम आज ही अपने पिताजी को बुला लो, ई घर में ना रहो। तो काका, इतनी जल्दी दूसरा कमरा कहां मिलेगा? मैंने पूछा। चिंता ना करो बिटिया, हमारा घर है ना। घर तो बड़ा है लेकिन कच्चा बना है। 2 कमरे पक्के बने हैं, स्नान घर और शौचालय भी है। किराए से देने के लिए बनवाए रहे। 4 पढ़ने वाले लड़के रहते थे, उनके इम्तिहान हो गए तो खाली करके चले गए। अगर तुम्हें कोनो आपत्ति ना हो तो रह सकत हो। घर मां हमार घर वाली बहू और बेटा है। बिटिया का भी ब्याह हो गया है। मैं तुरंत पीसीओ गई, पापा को फोन करके सब बता दिया। दोपहर तक मम्मी पापा दोनों आ गए। थोड़ा सा सामान था तो रिक्शे से पहुंच गया। फिर काका ने मम्मी पापा से उस पुराने कमरे के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि वो सब सुनकर मुझे बहुत दुहक हुआ। काका ने कहानी सुनानी शुरू की। बाबूजी, बहुत समय पहले की बात है, हमारे दादा परदादा के समय की, शायद अंग्रेजों के समय की। जो उस घर के मकान मालिक हैं ना तो जो उनके परदादा थे। हुआ यूं था कि उनके पहला बेटा हुआ तो बहुत बड़ा जश्न हुआ। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। उस समय के बहुत बड़े व्यापारियों में उनकी गिनती होती थी। सारे शहर और रिश्तेदारों का रात्रि भोज था। किसी मशहूर नर्तकी को भी नाचने और गाने के लिए बुलाया गया था और सेठ जी को वो नर्तकी पसंद आ गई। उन्होंने उससे शादी की इच्छा जाहिर की, लेकिन नर्तकी किसी और को पसंद करती थी। उसने सेठ जी की बात नहीं मानी। सेठ को बहुत गुस्सा आया और उसने नर्तकी से बदला लेने की सोची और उसने एक साजिश रची। वो नर्तकी के पास गया और बोला,
मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम जिसको चाहती हो उसी से शादी करो, लेकिन ये नाचना गाना छोड़ दो। नर्तकी ने कहा, मुझे सब लोग वहां जानते हैं कि मैं क्या काम करती हूं। मुझे समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरा भी मन करता है कि मेरा घर हो, बच्चे हो। मैं भी एक साधारण गृहिणी वाला जीवन जीना चाहती हूं, लेकिन चाहकर भी नहीं कर सकती। सेठ जी ने कहा, बस इतनी सी बात है। तुम ऐसा कर सकती हो, जहां मैं रहता हूं वहां कस्बे से दूर मेरा एक गोदाम है। तुम वहां रह सकती हो और तुम्हें वहां कोई पहचानेगा भी नहीं। फिर काका ने कहा कि ये वही जगह थी जहां बिटिया रह रही थी। पहले वहां बड़ा सा बाड़ा था और बाड़े में एक फब्बारा लगा था। गोदाम के पीछे एक गली थी और वहां बरगद के पेड़ के नीचे कुआं था। नर्तकी ने सेठ की बात मान ली और अपने प्रेमी से शादी कर ली और वहीं रहने लगी। उस जमाने में स्नान घर बाहर ही होते थे, तो आप लोगों ने देखा होगा। एक पुराना सा स्नान घर बाड़े में है, वो उसी को इस्तेमाल करती थी और पीछे की गली के कुएं से पानी भरती थी। इसलिए बिटिया को पहले दिन कुएं से पानी भरती हुई दिखी थी। फिर एक दिन सेठ जी आए, कुछ लठैतों के साथ। सेठ जी कहा, अब तो तुम मेरे सहारे हो और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन वो नहीं मानी, तो सेठ ने लठैतों से कहा कि इसके पति को मार दो। बाड़े में ही लठैतों ने लाठियों से उसके पति का सर फोड़ दिया। उसे बहुत ज्यादा चोट लगी और वो मर गया। नर्तकी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, कैरोसिन डालकर आग लगा ली। जब तक सेठ के लठैतों ने उसे बचाया, वो बुरी तरह झुलस चुकी थी। थोड़ी थोड़ी सांसें चल रहा थी, लेकिन सेठ ने लठैतों से कहा कि इसे पीछे कुएं में फेंक दो। रातों रात कुएं की बाउंड्री तुड़वाकर उसे मिट्टी से भरकर समतल कर दिया गया। दूसरे दिन बरगद के पेड़ को कटवाकर उस कुएं के ऊपर पक्की रोड बनवा दी। फब्बारा तुड़वाकर उसके नीचे पति को दफना दिया। लठैतों को खूब रुपए देकर उनको किसी को कुछ भी ना बताने को कहा। कहानी सुनने के बाद मम्मी पापा शाम को घर लौट गए। मम्मी खाना लाई थी, मैं वहीं खाना खाकर सो गई। दूसरे दिन संडे था, सोचा थोड़ा देर तक सोऊंगी, लेकिन सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली। कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, कोई औरत घूंघट में भैंस का दूध दूह रही थी। मुझे फिर डर लगा। थोड़ा सा उजाला होते ही मैंने काका से कहा तो काका बोले, हमारा बहू हुई सुबेरे 4 बजे दूध दोहती है, तभी तो हम 6 बजे तक घर घर जाकर दूध बांट पाएंगे। मैंने कहा, ठीक है काका। फिर दूसरे दिन सुबह 4 बजे फिर मेरी आंख खुल गई। मैंने खिड़की से देखा कि भैंस के पास 2 लोग हैं। मुझे लगा काका काकी होंगे, भैंसों की साफ सफाई कर रहे होंगे। मुझे भी काकी का चेहरा देखना था, क्योंकि मैं अभी तक उनसे नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ अपना चेहरा घुमाया, औरत का वहीं गला हुआ चेहरा और लाल आंखें, और आदमी का वहीं खून से लथपथ चेहरा, बिना पुतलियों की आंखें। अब क्यों? मैंने कमरा भी छोड़ दिया। ये मेरा पीछे करते यहां भी आ गए। मैंने सोचा अब घर ही चली जाती हूं, शायद पीछा छूटे। तैयार हुई, काका को बताया मैं घर जा रही हूं। सुबह 7 बजे की बस मिल गई और 9 बजे तक मैं घर पहुंच गई। खाना खाया। घर में मैं और मम्मी थे। भाई कॉलेज गया था और पापा ऑफिस गए थे। मम्मी को भी कहीं जाना था, उनकी कोई सहेली बीमार थी, उनसे मिलना था। मुझसे बोली कि तू भी चल। मैंने मना कर दिया। मम्मी से कहा कि मुझे सोना है और आप बाहर से ताला लगाकर जाओ, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मम्मी बाहर से ताला लगाकर अपनी सहेली से मिलने चली गई। मैं सो गई। जब उठी तो दोपहर के लगभग 2 बजे होंगे। मुझे कुछ आवाज आई। आंखें खोली तो मम्मी मेरी अलमारी में मेरे कपड़े लगा रही थी। उनके बाल खुले थे और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने उनसे पूछा, आप कब आई? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे टाइम पूछा तो उन्होंने तब भी कुछ जवाब नहीं। पता नहीं, कुछ आवाज आ रही थी जैसे उन्हें जुकाम हुआ हो। मैंने पूछा भी कि मम्मी जुकाम हो गया क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं। फिर मैंने पानी मांगा तो वो बिना मेरी तरफ मुड़े पानी लेने चली गई। मैं खिड़की से बाहर झांकने लगी। मम्मी पानी लाई। मैंने जैसे ही पानी हाथ में गिलास लिया, वो पानी नहीं खून था। जैसे ही मैंने मम्मी से पूछना चाहा कि ये क्या है, उनका चेहरा देखकर मेरे मुंह से जोर की चीख निकली। वो मम्मी नहीं थी। फिर वही गला हुआ चेहरा और लाल आंखों वाली औरत और गायब हो गई। थोड़ी देर में मम्मी आ गई। मैंने मम्मी से सब कुछ बता दिया। मम्मी भी परेशान हो गई। शाम को पापा आए तो मैंने उनको भी बताया तो उन्हें लगा मैंने कोई सपना देखा होगा, इसलिए डर गई।
करीब रात के 8 बजे हमने डिनर किया। थोड़ी देर बातें की, फिर सब सोने चले गए। मैं मम्मी के साथ सोई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मम्मी थकी हुई थी, वो शायद 9 बजे तक सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल लेकर पढ़ने बैठ गई। लगभग 10 बजे तक मुझे भी नींद आ गई। लगभग 2:30 बजे रात में मुझे प्यास लगी। मैं उठी, सुराही से गिलास में पानी भरा और पी गई, लेकिन देखा बिस्तर पर मम्मी नहीं थी। मुझे लगा बाथरूम गई होंगी। मैं बिस्तर पर जैसे ही लेटी तो देखा कमरे के छत पर मम्मी छिपकली की तरह चिपकी हुई है। मैंने डरते डरते आवाज दी तो वो पीठ के बल चिपक गई और उनकी आंखें एकदम लाल। मम्मी मेरी तरफ धीरे धीरे आ रही थी। मैं जोर से चीखी और आंखें बंद कर ली। इतने में पापा और भाई भी आ गए मेरी चीख सुनकर। पापा मुझे कह रहे थे कि आंखें खोलो, लेकिन मुझे आंखें खोलने में डर लग रहा था। मैंने जब आंखें खोली तो मम्मी ठीक थी और पूछ रही थी कि क्या हुआ। मैंने सारी बात बताई तो सबको फिर मेरी बात सपने जैसी लगी। अब मैं परेशान कि क्या करूं, किसे बताऊं, ऐसा कौन है जो मेरी बात समझेगा। मैं बहुत परेशान थी। सुबह होते ही तैयार होकर मंदिर चली गई। वहां एक बूढ़े से पंडित जी दिखे। मुझे लगा शायद ये मेरी बातों को समझे। मैंने उनसे सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, बेटा ये सब सही हो सकता है। उन्होंने कहा, अभी के लिए तुम ये रुद्राक्ष की माला पहन लो। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और गंगा जल में माला धुलकर मुझे पहना दी। मैं घर आ गई। दिन ऐसे ही बीत गया। रात को मैंने मम्मी को अपने पास नहीं सुलाया, लेकिन रात में फिर एक अजीब घटना हुई। मेरी कपड़ों की अलमारी के अंदर से बहुत जोर से ठक ठक की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कोई चूहा है। मैंने जैसे ही अलमारी खोली, किसी का हाथ आया मेरे गले तक, लेकिन मेरा गला नहीं पकड़ा, शायद रुद्राक्ष की माला की वजह से। लेकिन कमरे की छत पर वही घूंघट वाली औरत फिर आ गई। सर्र से नीचे आकर उसने अपनी शक्तियों द्वारा मुझे पटकना शुरू कर दिया। बहुत ऊपर तक ले जाती और उछाल देती। शोर सुनकर मम्मी, पापा और भाई भी आ गए, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। उसने मुझे लहूलुहान कर दिया। शायद रुद्राक्ष की माला पहनने से वो नाराज हो गई थी। तभी भाई दौड़कर आया और गंगा जल का पूरा कलश मुझ पर उड़ेल दिया और वो आत्मा अचानक गायब हो गई। अब पापा को भी विश्वास हो गया था, तो मैंने पापा को पंडित के बारे में बताया। सुबह पापा मंदिर गए और पंडित को सारी बात बताई। पंडित ने कहा, मैं शाम को आपके घर आता हूं। मैं आत्मा से बात करता हूं कि वो क्या चाहती हैं। बस मैं पूजा की सामग्री लिख देता हूं तो आप मंगा लीजिए। शाम को पूजा की तैयारी हुई। पंडित जी ने पूछा शुरू की। आत्मा प्रकट हुई, वो भी मम्मी के शरीर में, और पंडित ने बातें पूछनी शुरू की। उसने कहा कि मैं उस सेठ से बदला लेना चाहती थी, लेकिन सेठ के चचेरे भाई ने ही उसकी जायदाद के लालच में हत्या कर दी। तब से हमारी आत्माएं उसी गोदाम में भटक रही हैं। हम इस रूप में नहीं रहना चाहते। मुझे और मेरे पति को अब मुक्ति चाहिए। ये लड़की जब वहां रहने गई तो हमें लगा कि इसके सहारे हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये भी हमें छोड़कर आ गई, तो इसके पीछे पीछे हम भी आ गए। बस हमारा अंतिम संस्कार करके हमारी आत्माओं को मुक्ति दिला दीजिए। हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। और वो गायब हो गई। पंडित जी ने कहा, मैं जिले के पुलिस स्टेशन बात करता हूं। मेरा भतीजा वहां काम करता है। वो गोदाम से दोनों के अस्थि पंजर निकलवा देगा और मैं विधिवत उनका अंतिम संस्कार करवा दूंगा। और यही किया गया। उस दिन के बाद वो आत्माएं मुझे नहीं दिखी। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। तो चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। चल राजू, जल्दी से खाना खाकर तैयार हो जा। रात को 10 बजे हमारी ट्रेन है, माँ ने मुझसे कहा। मैंने कहा ठीक है माँ। और मैंने अपने कंचे, चंदा, पौवा खेलने वाली कौड़ी और अपनी गेंद माँ को देते हुए कहा कि लो माँ, ये सब भी रख लेना। मैं बहुत खुश था क्योंकि हम दिवाली की छुट्टियों में गांव जा रहे थे और मुझे अपने गांव जाना बहुत पसंद था। ये बात उस समय की है जब मैं करीब 9-10 साल रहा हूंगा। अब तो ना वो बचपन रहा और न वैसे खेल। हाँ, तो माँ ने मुझसे तैयार होने को कहा और फिर माँ मेरी छोटी बहन को गोद में लेकर और भी सामान देखने लगी कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। मैं बहुत ही खुश था। मेरी पढ़ाई की वजह से ही हमें पापा के साथ कस्बे में रहना होता था, लेकिन मुझे तो गांव पसंद था और अब कुछ दिनों के लिए ही सही अपने गांव जा रहा था। पता है, जब हमें गांव जाना होता था तो पापा पहले से ही दादाजी को चिट्ठी लिख देते थे कि हम आ रहे हैं, और दादाजी सुबह 5 बजे बैलगाड़ी लेकर स्टेशन पर आ जाते थे, क्योंकि स्टेशन से गांव 5-6 किलोमीटर दूर था
और उस समय बसें भी ज्यादा नहीं चलती थी। इक्का दुक्का तांगे चलते थे तो वो लोग गांव की पक्की सड़क तक ही छोड़ देते थे। पक्की सड़क से अंदर गांव का कच्चा रास्ता भी 2-3 किलोमीटर का था और हम 2-2 बच्चे और इतना सामान माँ पापा परेशान हो जाते थे। इसलिए दादाजी को पहले चिट्ठी लिखकर बता दिया जाता था कि हम फलां फलां दिन आ रहे हैं। तो हम रात को स्टेशन पहुंच गए। उस समय स्टेशन भी छोटे छोटे ही होते थे, प्लेटफॉर्म भी बहुत नीचे होते थे। गाड़ी में चढ़ने पर परेशानी होती थी। हम गाड़ी में चढ़ गए। कोयले वाला इंजन हुआ करता था उस समय, वो भी काला काला। इंजन ने सीटी दी, गाड़ी चल पड़ी। हमें जगह भी मिल गई। उस समय रात को ज्यादा लोग सफर नहीं करते थे, इसलिए फिर मुझे नींद आ गई। सुबह गाड़ी पहुंची तो अंधेरा था। हम सब उतरे। मां ने मुझे शाल ओढ़ा दिया क्योंकि दिवाली के समय हल्की ठंड हो जाती थी। फिर हम स्टेशन के बाहर आए, देखा तो दादाजी आ चुके थे। तब ज्यादा हर जगह बिजली नहीं हुआ करती थी। दादाजी अपनी लालटेन साथ लेकर आए थे। साथ में छोटे चाचा भी थे। गांव के लोगों ने कई तरह की बातें फैला रखी थीं कि रात में गांव के कच्चे रास्ते पर बड़े बड़े जिन्न मिलते हैं। बहुत बड़े होते हैं वो। सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ों पर एक एक पैर रख लेते थे और लोगों को मार कर खा जाते थे। और गांव वाला जो ऊंचा पहाड़ है, उस पर भूतों की बारात निकलती है। जो भी देख लें वो जिंदा नहीं बचता। फिर हल्का हल्का उजाला होने पर हम निकल पड़े गांव की ओर बैलगाड़ी में। बहुत ही अच्छा लगता था। रास्ते भर बहुत सारे पुराने जमाने के घरों के खंडहर मिलते थे। वो सब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। रास्ते में मोर भी दिख जाते थे नाचते हुए। नीलकंठ और तोते भी बहुत हुआ करते थे उस समय, और सबसे ज्यादा उस समय गिद्ध हुआ करते थे। हमारे गांव के रास्तों में गंदगी खाते हुए दिख जाते थे। रास्ते में चाचा तो पैदल ही चल रहे थे और मुझे झाड़ियों से छोटे छोटे वाले बेर तोड़ कर दे रहे थे। मैं खाता था रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था बैलगाड़ी में बैठकर। फिर हम गांव पहुंच गए और मेरी धमा चौकड़ी शुरू हो गई। सभी दोस्तों के घर हो आया। दोस्तों के साथ मिलकर मिट्टी के ट्रैक्टर बनाए और भी ना जाने कहां कहां घूमने गया। फिर दूसरे दिन सबने मिलकर कहा, चलो खेतों में चलते हैं, चने का साग उगाया है, वहीं नहर के किनारे खेलेंगे। मैंने कहा ठीक है, और हम सब खेतों की ओर निकल पड़े। हमने वहां पहुंचकर खूब चने का साग खाया और हरी मटर नए नए पौधों की मीठी मीठी कोंपलें खाई। छोटे छोटे पोखर थे वहां, उनमें बेशरम के गुलाबी गुलाबी फूल फूले थे। बहुत मजा आ रहा था। खेतों के उस तरफ बहुत बड़ा पहाड़ था जिस पर भूतों की बारात निकलती थी, ऐसा गांव वाले कहते थे। मेरा कई बार वहां जाने का मन होता था, लेकिन कोई ना कोई रोक देता था। उस दिन भी मैंने सबसे पहाड़ पर चलने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। उस दिन मैं भी नहीं जा पाया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अब अकेले वहां जाकर रहूंगा और देखूंगा कि आखिर वहां है क्या। दूसरे दिन मैं अकेले ही खेतों की ओर निकल पड़ा और पहुंच गया पहाड़ के दूसरे छोर पर, जहां मुझे नीचे से कोई भी नहीं देख सकता था। कई बार फिसला भी, लेकिन पहुंच गया। वहां जाकर देखा कि एक छोटा सा मंदिर है नीम के पेड़ के नीचे, और मंदिर से थोड़ी दूर एक छोटी सी झोपड़ी बनी है। अब मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। वहां कहीं भी पानी नहीं दिख रहा था। मैं झोपड़ी के पास जैसे ही पहुंचा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई 16-17 साल की लड़की घाघरा चोली पहने खड़ी थी, बहुत ही सुंदर, और उसके माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर से पता चल रहा था कि वो शादीशुदा है। मैं उसे ऐसे अचानक देखकर चौंक गया। उसने कहा, डरो नहीं छोटे भैया, मैं मधुरिमा। मैंने कहा, मुझे प्यास लगी है। उसने कहा, ठहरो, और वो झोपड़ी के अंदर गई और लोटे में पानी लेकर आई। मैंने एक सांस में सारा लोटा खाली कर दिया। वो मुस्कुराकर बोली, भूख भी लगी है। मैंने कहा, हाँ, और वो एक थाली में गुड़ रोटी और लोटे में छाछ ले आई। मैंने वो खा लिया। थोड़ी देर में एक आदमी कंधे पर लकड़ियां लेकर आ पहुंचा। वो बोली, ये मेरे पति। उस आदमी ने कहा, मैं केशव। उसकी उम्र भी 18-19 साल ही रही होंगी। मैंने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरी मधुरिमा दीदी और तुम मेरे केशव भैया। मैंने उन लोगों से थोड़ी देर बातें की। फिर शाम होने को थी तो वो लोग बोले, राजू, अब तुम घर हो, कल आना, लेकिन किसी से ये मत बताना कि हम यहां रहते हैं। तुम्हारा जब भी मन करे तुम हमसे मिलने आ जाना। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा, और मैं वहां से चला आया। मुझे आते आते शाम हो चली थी। रास्ते भर खेतों से लौटते हुए लोग मिल रहे थे। डूबते सूरज की लालिमा भी फीकी पड़ती जा रही थी। चरवाहे भी जानवरों को चराकर घर लौट रहे थे।
जानवरों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज एक के बाद एक सुनाई दे रही थी और कुछ पनिहारियां भी पानी भरकर आ रही थीं। कुछ पानी भरने जा रही थी। मैं घर वापस आ गया और घर आकर मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। मां ने पूछा भी कि कहां था दिन भर। मैंने कहा दोस्तों के साथ। फिर मां ने भी कुछ नहीं पूछा। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। मां चूल्हे पर खाना बना रही थी। फिर सबको दादी ने खाना खाने के लिए कहा। उस समय लालटेन या डिबरी की ही रोशनी हुआ करती थी। दादी ने सबके लिए खाना परोसा। सबने खाना खाया। मैंने खाना खाते हुए दादी से पूछा कि दादी सच में उस खेतों वाले बड़े पहाड़ पर भूत रहते हैं? दादी बोली हाँ, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि उस पहाड़ पर भूत रहते हैं। फिर सब सो गए। दूसरे दिन मैं फिर उस पहाड़ पर चला गया। मुझे केशव भैया और मधुरिमा दीदी बहुत अच्छे लगे। मैं अब रोज रोज वहां जाता, उनसे बात करता और चला आता। फिर दिवाली आई। मैं 3 दिनों तक पहाड़ पर नहीं जा पाया और गांव में मेला भी लगा था। मैंने मेले से बांसुरी खरीदी केशव भैया के लिए। उन्होंने बताया था कि उन्हें बांसुरी बजाना पसंद है, लेकिन वो गांव जाकर नहीं खरीद सकते। मैं दिवाली के बाद उन लोगों से मिलने गया। केशव भैया के लिए बांसुरी और दोनों के लिए दिवाली का प्रसाद भी लेकर गया। केशव भैया ने बांसुरी तो ले ली, लेकिन जैसे ही मैं दोनों को प्रसाद देने लगा तो दोनों डर कर बोले, ये प्रसाद हम नहीं ले सकते, इसे उस टीले पर रख दो, पशु पक्षी खा जाएंगे। मैंने सोचा नहीं खाना होगा प्रसाद, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैंने भी प्रसाद टीले पर जाकर रख दिया। केशव भैया ने बहुत अच्छी बांसुरी बजाई। सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अब आदत सी पड़ गई थी। उन दोनों से ना मिलूं तो अच्छा नहीं लगता था और मधुरिमा दीदी भी मेरे आने का हमेशा इंतजार करती थीं। एक दिन ना पहुंचूं तो परेशान हो जाती थी। पूछती थी, क्यों राजू, कल क्यों नहीं आए? तुम आते हो तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अभी भी कोई अपना है। फिर मेरे स्कूल की छुट्टी भी खत्म होने वाली थी और पापा के ऑफिस की भी। अब हमें वापस लौटना था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पापा ने कहा कि हम 2 दिन के बाद वापस जा रहे हैं। मैंने सोचा अब मैं मधुरिमा दीदी से नहीं मिल पाऊंगा। मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा मैं कल तो अपने दोस्तों के साथ खेतों में घूमने जा सकता हूं। पापा बोले नहीं। मैंने कहा कि हम तो 2 दिन के बाद जा रहे हैं, तो कल तो मैं घूमने जा सकता हूं ना। पापा बोले कल हमें किसी के यहां जाना है, वो भी सपरिवार। तभी दादी बोली, बेटा कहां जाना है, किसके यहां? पापा बोले वो पड़ोस वाले गांव का मेरे बचपन का सहपाठी था ना, पूरन सिंह, उसके यहां 2 बेटियों के बाद बेटा हुआ है। वो भी गांव में नहीं रहता, बाहर कहीं नौकरी करता है, लेकिन इस समय गांव में है। कल उसके बेटे का नामकरण और साथ में भोज भी है, तो उसके यहां जाना है। दादी बोली, अच्छा वहीं पूरन, तब तो बहुत अच्छी बात है, हम सब चलेंगे। मैं अभी सुनार के यहां से बच्चे के लिए कुछ ले आती हूं। बाजार भी तो जाना होगा, बच्चे और बहू लिए कुछ कपड़े लेने होंगे। पापा बोले हाँ मां, अभी चली जाओ। दादी सामान लेने चली गई और मैं सोच में डूब गया कि कल मैं नहीं जा पाऊंगा दीदी के पास। अब दूसरे दिन हम सब पूरन सिंह अंकल के यहां पहुंचे। उनके बड़े भाई भान सिंह मुझे कुछ अजीब और डरावने लगे। बचपन का कोमल मन जरा जरा सी डरावनी चीजें देखकर भयभीत हो जाता है। लेकिन उनकी पत्नी अच्छी थी, मुझे बड़े से प्यार से गोदी में बिठाकर बातें की। फिर मैं पूरन सिंह अंकल की बेटियों के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद सब पंगत में बैठे, सबने खाना खा लिया। फिर महिलाओं की बारी आई, लेकिन तभी भान सिंह जी की पत्नी दौड़ते हुए आई और बोली, डॉक्टर को बुलाइए, जीजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरी माँ और दादी खाने से उठकर अंदर पहुंचे और बाकी लोगों से कहा गया कि आप लोग खाना खाएं। ये थी पूरन सिंह अंकल और मान सिंह की विधवा बहन, जो पूरी तरह से अपने भाइयों पर आश्रित थीं। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं, सर थोड़ी कमजोरी है, इनका ख्याल रखिए। डॉक्टर के जाने के बाद हम सब अंदर पहुंचे उन्हें देखने, लेकिन ये क्या, मैंने उनके कमरे में जाकर देखा कि एक दीवार पर मधुरिमा दीदी की फोटो लगी थी। मैंने सबसे कहा कि ये तो मधुरिमा दीदी है। सब पूछा, लेकिन तुम कैसे जानते हो? मैंने कहा कि ये और केशव भैया तो हमारे गांव के ऊंचे वाले पहाड़ पर झोपड़ी में रहते हैं। तभी भान सिंह की बहन बोल पड़ी, कहां है मेरी बेटी? कोई कुछ नहीं बताता, ना जाने कहां चली गई। वो उस चरवाहे से प्यार करती थी। एक रोज वो उसके साथ न जाने कहां चली गई। फिर तब से लौटकर नहीं, अपनी मां के बारे में भी नहीं सोचा, मेरा क्या होगा। वो मेरी इकलौती संतान थी। तब मैंने कहा, बुआ जी आप परेशान ना हो, मुझे पता है वो दोनों कहां रहते हैं, मैं रोज उनसे मिलता हूं।
पहाड़ पर मुझे मधुरिमा दीदी खाना भी खिलाती है। तभी भान सिंह बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग जिंदा है? मैंने अपने हाथों से ही उनके खाने और पानी में जहर मिलाया था। तभी पूरन सिंह अंकल बोले, ये क्या कह रहे हैं भैया? भान सिंह बोले, हाँ, मुझे ऐसा करना पड़ा। उस लड़की ने सारे समाज के सामने हमारी नाक कटवा दी, तभी मुझे ऐसा करना पड़ा। एक दिन मुझे पता चला कि वो दोनों यहां से भागकर पड़ोस वाले गांव के पहाड़ पर छुप कर रह रहे हैं। मैं ताक में था कि दोनों झोपड़ी से बाहर जाएं। केशव लकड़ियां लेने चला गया और मधुरिमा दूर पानी भरने चली गई। झोपड़ी में गया, देखा तो एक छोटा मटका छाछ से भरा है और एक बड़ा सा मटका पानी से। मैं दोनों में विष घोलकर भाग गया। फिर मैं दोबारा वहां नहीं गया। सोचा कि मर ही गए होंगे दोनों, लेकिन ये कह रहा कि जिंदा है दोनों। तभी मैंने कहा कि लेकिन वो लोग अभी तक जिंदा है, मैं उन लोगों से मिला हूं, आपको भरोसा नहीं होता तो चलिए मैं वहां पर ले चलता हूं। मैं मेरे पापा, पूरन सिंह अंकल, भान सिंह और भी 2-4 लोग उस पहाड़ पर गए। हम चढ़ते हुए पहुंच गए। वहां झोपड़ी में जाकर देखा कि 2 कंकाल एक दूसरे के बगल में पड़े हैं और मेरी दी हुई बांसुरी केशव भैया की मुट्ठी में है। तभी पूरन सिंह अंकल बोले, कल इन लोगों का अंतिम संस्कार करना होगा। लगता है इन लोगों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। अभी तो शाम हो चुकी है। भैया, ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया, पूरन सिंह अंकल ने भान सिंह से कहा। और हम उतर चले पहाड़ से। तभी भान सिंह का पैर फिसला और वो पहाड़ से ऐसे गिरे कि फिर कभी उठ ना सके। केशव और मधुरिमा ने अपना बदला ले लिया था शायद। उस दिन के बाद मैं वहां कभी नहीं गया। वर्षों बाद मैं फिर इस पहाड़ के पास आया हूं और पहाड़ के ऊपर जाने का मन कर रहा है। चलो हो ही आता हूं। और मैं चला पहाड़ पर। फिर आज मुझे प्यास लगी है। ऊपर पहुंचकर मेरे कंधे पर फिर किसी ने हाथ रखा पहले की तरह और मुस्कुराते हुए पूछा, प्यास लगी है?